अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगोल हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, मंगोल हिस्ट्री एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है जिसको एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं मंगोल हिस्ट्री पर एक सीरीज बना रहा हूँ। उसकी 3 से 4 एपिसोड होंगी। तो मंगोलों की मुकम्मल तारीख जानने के लिए आप ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, मंगोल एम्पायर को चंगेज खान ने 1206 में कायम किया, जो कि मंगोल हार्टलैंड में मौजूद सेंट्रल एशिया के मैदानों से शुरू होकर बाद में पैसिफिक ओशन से मशरिक में वाक़िया दन्यूब रिवर और मगरिब में पर्शियन गल्फ तक फैल गई। मंगोलिया सल्तनत ने अपने रूज पर 9 मिलियन स्क्वायर माइल्स रकबे पर कब्जा किया और इस सल्तनत को इंसानी तारीख के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया। 1206 में यसोगी के बेटे तमोजिन को मुख्तलिफ कबीलों की फेडरेशन का चंगेज खान मुंतखब किया गया, जिसको मंगोल एम्पायर की बुनियाद समझा जाता है। चंगेज खान का असल नाम तमोजिन था। इस ट्राइबल फेडरेशन में सिर्फ मंगोलों के कबीले शामिल नहीं थे, बल्कि तुर्कों के कबाइल भी शामिल थे। 1206 से पहले चंगेज खान सिर्फ ट्राइबल लीडर था, जिसने मुख्तलिफ कबीलों पर सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए बेकाल झील के जनूबी और जनूब मशरकी हिस्सों पर जंगें की और कीरत और नेमन तुर्क्स पर फतह हासिल करने के बाद इसको मंगोलिया में सुप्रीम लीडर की हैसियत हासिल हो गई। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि चंगेज खान ने किन बैरूनी इलाकों को सबसे पहले फतह किया। सबसे पहला अटैक सी सियार तेंगूत किंगडम पर किया गया, जो कि चाइना की नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट थी। ये हमले 1209 तक जारी रहे और बिल आखिर शी शिया किंग ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद चाइना के शुमाली हिस्से में वाक़िया एक और सल्तनत पर हमला किया गया, जहाँ पर तंगोसिक जिन डायनेस्टी की हुकूमत थी। इस हमले के नतीजे में बीजिंग को मंगोलों ने फतह कर लिया और येलो रिवर तक का सारा इलाका मंगोलों के कब्जे में आ गया। इसके बाद जिन सल्तनत का असर और रसूख बहुत कम हो गया और ये मंगोल सल्तनत और एक और चाइनीज सोंग एम्पायर के दरमियान बफर जोन बन गई। इसके बाद सेंट्रल एशिया के खिलाफ जंगों का आगाज किया गया और 1218 में मशरकी तुर्किस्तान में मौजूद खारा खिताई सल्तनत भी मंगोल सल्तनत का हिस्सा बन गई। इसके बाद मगरबी तुर्किस्तान में मौजूद ख्वारज़म सल्तनत के साथ मंगोलों की जंग छिड़ गई और मंगोल फौजों ने बुखारा, समरकंद और इसके कैपिटल उज़्बेक को सैक करके इस पर कब्जा कर लिया। ये फौज बस यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि सौदर्न रशिया तक फैल गई और क्रीमिया के शहरों को लूटना शुरू कर दिया। मंगोल फौजों ने ख्वारज़म के खुशहाल शहरों को ऐसा तबाह किया कि सदियों तक वो दोबारा अपनी पुरानी हालत में वापस न आए और यहाँ का इरिगेशन सिस्टम तब का बेहतरीन सिस्टम समझा जाता था, इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद 1226 से 1227 तक एक दफा फिर शीशिया सल्तनत पर हमला किया गया, क्योंकि इस सल्तनत ने ख्वारज़म की जंग में मंगोलों की मदद करने से इनकार कर दिया था। इस जंग के दौरान 1227 में चंगेज खान की मौत वाक़िया हो गई, जिससे मंगोल फौजों में बदला लेने के लिए और ज्यादा गुस्सा पैदा हुआ और इन्होंने शीशिया कल्चर को मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर दिया। 1277 में मंगोल सल्तनत मजीद कैस्पियन सी और चाइना सीज, तिब्बत, साइबेरिया और चाइना के वस्ती मैदानों तक फैल गई, जिसमें मुख्तलिफ नस्लों के लोग, मज़ाहिब और सिविलाइजेशंस आबाद हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि चंगेज खान पूरी दुनिया को फतह करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था और इस मिशन को चंगेज खान और इसकी नस्ल ने आगे जारी रखा और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करते चले गए। लेकिन ऐसी सोच अमूमन कबीलों के लोगों में नहीं पाई जाती थी। लेकिन हो सकता है चाइना के असर और रसूख की वजह से चंगेज खान ने इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया हो, क्योंकि चाइनीज वन वर्ल्ड वन रूलर की आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चंगेज खान की फौज के बारे में कि इसकी क्या खसूसियात थी जो इन लोगों ने इतनी जल्दी इतने बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया। इनकी फौज की फतुहात की वजह ज्यादा फौजियों की तादाद नहीं, बल्कि आला और मॉडर्न स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ वार हुआ करते थे। मंगोल फौज ज्यादातर घुड़सवारों पर मुश्तमिल होती थी, जिसकी वजह से ये किसी भी इलाके में बहुत जल्द पहुंच जाया करते थे। इनकी फौज की हरकत सिग्नल्स और बहुत ही आला पैगाम रसाई के निजाम के थ्रू होती थी। मंगोल जंग में ज्यादा इन्हिसार तीरबाजी पर किया करते थे और मैन टू मैन फाइट का आगाज तब करते जब वो तीरों की मदद से दुश्मनों की कतार बंदियों को दरम बरम कर लेते। मंगोल फौज की जंगी हिकमत अमली पहाड़ी इलाकों की बनिस्बत मैदानी इलाकों में ज्यादा मुफीद साबित होती थी। बड़े किलों को फतह करने और इनकी दीवारों को तोड़ने के लिए ये लोग अरब, चाइनीज और फारसी लोगों के तजर्बाकार इंजीनियर से मदद हासिल किया करते थे। भाइयों, अब बात करते हैं कि चंगेज खान की सल्तनत की ऑर्गेनाइजेशन कैसे की गई और इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। मंगोल हुकूमत के आगाज में चंगेज खान ने जो सल्तनत कायम की, इसमें चंगेज खान ने मुख्तलिफ कौमों को इस सल्तनत का हिस्सा बनाया, जिससे एक मजबूत और बहुत ही मुनज़्ज़म स्टेट पावर वजूद में आई। मंगोलों की सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेड़े चराने वाले कबीलों पर मुश्तमिल थी। इस नौइयत के माशरे के लोगों के मबैन दुश्मनी और बुग़्ज़ एक फितरी अमल है, जहाँ महकूम तरक्की याफ्ता आबादी की एक बड़ी तादाद और इनको फतह करने वाले बहुत कम गैर मुल्की फातेह मिलकर रहते हों। फतुहात के आगाज में मंगोलों ने अपने आबाओ अजदाद के हुकूमती स्ट्रक्चर को फतह किए हुए इलाकों पर लागू किया। ये मंगोलों में रिवाज था कि जिस इलाके को वो फतह करते थे वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया करते थे और उन गुलामों को अपने बड़े फौजी अफसरों को पेश किया करते थे और ये गुलाम बाद में आहिस्ता आहिस्ता फातेह कबीले का हिस्सा बन गए। फतह किए गए इलाकों में यही तरीका अपनाया गया, जिससे खास इलाकों के लोग बड़ी फौजी लीडर्स की जाती मलकियत बनते गए और इन्होंने मकामी मुआशी कुव्वतों को अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल किया। मौजूदा रियासती मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी से कोई फायदा न उठाया गया, जबकि वहाँ
वहाँ का सियासी सिस्टम बिल्कुल धर्म भरम कर दिया गया। ना तो मंगोलों के रहनुमाओं को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई, जिनको खान के दरबार से खास आजादी हासिल थी, और कुछ भी करने पर इनसे कोई पूछ-गुछ नहीं की जाती थी। इसलिए शुरू में फतह किए गए इलाकों में मंगोल फौजियों का सख्त जुल्म और जबर देखने को मिला, जो कि चंगेज खान की मौत के बाद 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। हुकूमत की सेंट्रल पावर खान को हासिल होती थी, जिसके हुक्म मानना सियासी और फौजी अफसरों पर लाजिम होता था। फौज के अलावा आगाज में और कोई मुनज़्ज़म इदारा मौजूद नहीं था, लेकिन फौज की तंजीम साजी बहुत ही आला तरीके से की गई थी और मुख्तलिफ ओहदे बनाए गए थे, और हर ओहदे के अंदर काम करने वाले फौजियों को हर हाल में अपने अफसर का हुक्म मानना होता था, चाहे वो उनको खुदकुशी करने का ऑर्डर ही क्यों न दे दे। मंगोल सल्तनत में एक असल रियासत का कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह हुकूमती लोगों का रवैया था। ये सल्तनत खान की जाती मलकियत नहीं समझी जाती थी, बल्कि पूरे कबीले की मलकियत समझी जाती थी। चंगेज खान की जिंदगी में ही मंगोल सल्तनत को इसके 4 बेटों में बराबर तकसीम कर दिया गया था। तुलुई चंगेज खान का सबसे छोटा बेटा था। इसको सल्तनत का मशरकी हिस्सा दिया गया, जो कि मंगोलों की असल सरजमीन थी, और नॉर्थ चाइना के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। ओजाडाई को मंगोलिया का मगरबी इलाका दिया गया, जो कि आजकल के नॉर्दर्न शिनजियांग और वेस्टर्न मंगोलिया पर मुश्तमिल था। चंगेज खान का तीसरा बेटा चगताई था, जिसको खारा किताई का इलाका दिया गया, जिसमें आजकल का नॉर्दर्न ईरान और सौदर्न शिनजियांग का इलाका शामिल था। चंगेज खान का सबसे बड़ा बेटा जोशी था, जिसे साइबेरिया और मगरबी तुर्किस्तान का इलाका दिया गया, जो कि बाद में गोल्डन हॉर्डे के नाम से मशहूर हुआ। इन 4 रियासतों में बाद में एक 5वीं रियासत भी ऐड कर दी गई, जब तुलुई के बेटे हलाकू खान ने ईरान, इराक और शाम को फतह किया और इसको खानिक डायनेस्टी का नाम दिया। इन तमाम वजूहात की बिना पर मंगोल सल्तनत का इत्तेहाद इब्तदा से ही कमजोर रहा। चंगेज खान की मौत के बाद मंगोल सल्तनत की तारीख को 2 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहले दौर में एक मुत्तहिद बादशाह पर सबका इत्तेफाक होता था, जिसे ग्रेट खान के तौर पर जाना जाता था, और तमाम हुकूमती कबाइल खुद को इस एक ग्रेट खान के ज़ेर इक़्तिदार समझते थे। इस दौर को द पीरियड ऑफ रिलेटिव यूनिटी भी कहा जाता था, जिसका दुरानिया 1227 से लेकर 1260 तक का है। जबकि दूसरे दौर में अलग अलग रियासतों का वजूद मिलता है, जिनकी कोई मुश्तरका तारीख नहीं है, और ये सब मंगोल रियासतें खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती थी। तो दोस्तों, मंगोलिया की हिस्ट्री पर ये हमारी पहली एपिसोड थी, और बकिया की मंगोलिया हिस्ट्री को हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो मुकम्मल मंगोलियन हिस्ट्री जानने के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड्स को भी जरूर वॉच करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।